फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने इस सेशन में नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग के बारे में जैसा कि आपको पता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो नीति आयोग जो है, आपको पता है कि भारत के विकास के लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, जिसे नीति आयोग का नाम दिया गया। यह जो है, जो हमारा योजना आयोग था, जो कि 1950 में बना था योजना आयोग, जिसके तहत पंचवर्षीय योजनाओं की जो है शुरुआत की गई थी। तो उसके स्थान पर वर्ष 2014 में नीति आयोग की घोषणा की गई बाय प्रधानमंत्री जी। तो जो योजना आयोग था, 65 वर्षों की विरासत थी योजना आयोग, जो कि 1950 से 2014 तक हमारा रहा। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जिसको हम जो है लागू भी कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसे लागू भी किया जा सकता है और ज़रूरत आने पर उसको फिर हटाया भी जा सकता है, मतलब वो गैर संवैधानिक है, संविधान के अंतर्गत नहीं आती है। तो योजना आयोग भी हमारा कुछ गैर संवैधानिक, इसी तरह से गैर संवैधानिक निकाय के रूप में जो है कार्य करता था। सोवियत संघ के समाजवादी मॉडल पर यह आधारित था, जहां नीतियां जो हैं केंद्र पर बनती थी, ठीक है। तो इसमें योजना आयोग में क्या होता था कि केंद्र में नीतियां बनती थी और फिर राज्यों को आवंटित कर दी जाती थी कि आपको ये नीति अपने वहाँ पे लागू करनी है, या आपको अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में इस नीति को लागू करना है। इसके बाद हम देखते हैं वित्तीय शक्ति। इसके पास मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की असीमित शक्ति थी। मतलब कि जो फिनेंशियल डिपार्टमेंट था इसके लिए, वो जो है ये धन का आवंटन, जैसे अगर कोई नीति लागू की है तो उस नीति को लागू करने के लिए राज्यों को धन का आवंटन भी करती थी। पंचवर्षीय योजनाएं इस योजना आयोग के अंतर्गत लाई गई। हर 5 वर्ष के लिए ये जो है एक नीति बनाती थी, और उस नीति के परिणाम, उस नीति के जो परिणाम निकलेंगे उसका भी ये क्या करती थी, एजम्पशन करती थी कि अगर 1950 से 1955 तक की अगर फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी, तो जैसे बजट बनता है ना, तो बजट बनते वक्त हम पहले ही क्या कर लेते हैं, आने वाले समय के लिए कि हमारा जो है इस साल का बजट ये होगा और इतनी जीडीपी रहेगी, इतनी ग्रोथ रेट रहेगी, तो ये चीज़ें अनुमानित की जाती हैं। तो इसी तरह से जो ये योजना आयोग के थ्रू जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जाती थी, उसमें भी हर एक क्षेत्र के लिए क्या किया जाता था, एक अजम्पशन लिया जाता था कि इस वर्ष इतना % इस क्षेत्र में हम जो है बनाएंगे, और इस क्षेत्र में इतना बनाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये पंचवर्षीय योजनाएं काम करती थी। मतलब कि कोई नीति बनाई जाती थी, जितनी भी नीतियाँ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाई जाती थी, 5 वर्ष का वो एक लक्ष्य रखती थी कि हमारी जो इस पंचवर्षीय योजना में जो कृषि विकास जो है वो हमारा, हम कितना लक्ष्य प्राप्त करेंगे, उसका एक % रेशियो, माना कि 3.6% रेशियो वो रख रहे हैं कि 3.6 हम लोग जो है % इस बार उद्देश्य हम रख रहे हैं कि इतना हम प्राप्त कर लेंगे। बट एट द एंड ऑफ 5 ईयर क्या होता था कि अगर हमारा 3.6 से नीचे जाएगा %, तो इसका मतलब हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई। और अगर 3.6 से ऊपर चला गया, इसका मतलब हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ गया है और हमने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब योजना आयोग ने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरीके से योजना नीतियाँ बनती थी और उनके लिए लक्ष्य निर्धारित होते थे, और फिर उन लक्ष्यों की जो आउटकम निकलती थी, फिर उसका जो है एनालिसिस करके फिर नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी, और फिर उसी के आधार पर अगली जो उद्देश्य हैं वो रखे जाते थे। एक विविध राष्ट्र के लिए वन साइज फिट्स ऑल मॉडल की विफलता, यानी कि केंद्र जो है नीति बना रहा है सारे राज्यों के लिए, और फिर सारे राज्यों पर वो नीति जो है वो आवंटित कर दे रहा है कि आपको ये लागू करनी है। लेकिन क्या होता था, इसमें भागीदारी नहीं होती थी, मतलब कि जो राज्य हैं, राज्यों की भागीदारी केंद्र पर नहीं होती थी। यानी कि इस योजना आयोग में कि केंद्र ही बना रहा है, और वो बस बता दे रहा है कि आपको ये नीति है, इस बार ये नीति आई है, ये उद्देश्य हैं, ये प्राप्त करने।
राज्यों की उसमें कोई भागीदारी नहीं होती थी। वो लोग अपने विचार, अपने जो लक्ष्य हैं कि हमारे राज्य में ये प्रॉब्लम है और तो हमारे वहाँ तो इतना नहीं हो पाएगा, मतलब अगर कोई ऐसा भी कहना चाहे तो वो नहीं कह सकता था। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार, केंद्र पे ये नीति बनती थी और वो राज्यों को जो है आवंटित की जाती थी। तो भारत की विविधता की अनदेखी के बारे में देखें तो भारत के राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में है। मतलब हर जगह ना एक जैसा नहीं, हर राज्य में एक जैसी कंडीशन नहीं है ना। किसी राज्य में ज़्यादा होता है, किसी राज्य में कम होता है। तो हर राज्य की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और अपनी अपनी कमियां हैं। तो एक जैसा प्रारूप जो है हर राज्य के लिए लागू नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से ये जो पंचवर्षीय योजना है ये अपनी ज़्यादा सक्सेस हमें हर मोड़ पर नहीं दिखी। राज्यों की उपेक्षा इसमें जो है, योजना आयोग की जो बैठक होती थी उसमें राज्यों की भागीदारी बहुत अच्छी नहीं रहती थी। मतलब केवल केंद्रीय जो सदस्य होते थे वही लोग बैठते थे उस बैठकों में, योजना आयोग की बैठकों में। राज्यों की भागीदारी वहाँ पे कमी देखी गई। फिर 21वीं सदी की वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए यह मॉडल पुराना हो गया था। ये नई विकास, जो हमारी विकास यात्रा है, इसके लिए ये वर्क नहीं कर रहा था। तो ऐतिहासिक बदलाव के साथ एक नए युग का आरंभ हुआ। कब? वर्ष 2014 में। 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा योजना आयोग को भंग करने की ऐतिहासिक घोषणा की गई। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 15 अगस्त 2014, ठीक है। और फिर 1 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा किसकी स्थापना की गई? नीति आयोग की, ठीक है। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी वर्ष 2015 को। नीति की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जैसे कि हमने पहले बताया, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये भी जो है एक गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है और नॉन स्टैट्यूटरी थिंक टैंक है। परिवर्तन का मूल दर्शन, दिशा और दृष्टिकोण। अब अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें योजना आयोग और नीति आयोग का, तो हम देखेंगे कि योजना आयोग जो था ना वो केंद्र पे नीतियाँ बनती थी और फिर राज्यों को आवंटित कर दी जाती थी, यानी कि टॉप टू बॉटम अप्रोच थी। टॉप मतलब केंद्र सेंटर पे चीज़ें बन रही हैं और फिर बॉटम की तरफ, राज्यों की तरफ आवंटित की जा रही है। बट यहाँ पे जो एक्सट्रीम जो चेंज आया है योजना में वो क्या है कि जो नीति आयोग है उसमें क्या हो रहा है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच है, यानी कि हर एक राज्य अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी पॉलिसीज़, अपनी अपनी नीतियाँ बनाएगा, वो डिस्कशन करके केंद्र सरकार के पास, और फिर मतलब नीचे से ऊपर को जा रही है, ठीक है। बॉटम टू अप अप्रोच है, यानी कि ग्राम स्तर से योजनाएं बननी शुरू होंगी और ऊपर की ओर जाएंगी। तो मजबूत इससे क्या हमें पता चलता है कि जब हम नीचे से ना शुरू करते हैं, छोटे लेवल से शुरू करके ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हम ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। यानी कि अगर हमारा देश राज्यों का एक समूह है तो एक एक राज्य मिलकर ही हमारा एक राष्ट्र बनाते हैं, ठीक है। तो मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। राज्य अब मूक दर्शन की तरह नहीं है, मतलब ये जो नीति आयोग है उसमें जो राज्य है उनकी सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बस नीति बन रही है या थोप दी जा रही है। अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी भागीदारी भी वहाँ पे सुनिश्चित कर रहे हैं। हर एक बैठक में जो है हर राज्य का मुख्यमंत्री होना ज़रूरी है। नीति आयोग के 7 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिसकी हम बात करेंगे। तो इसमें नीति आयोग में जो गाइडिंग प्रिंसिपल दिए हैं वो 7 हैं, टोटल आपको याद रखने हैं 7। तो इसमें हमारा जो पहला है वो है अंत्योदय, ठीक है। अंत्योदय का मतलब है कि विकास को जो है सबसे गरीब और दूरस्थ व्यक्ति तक पहुंचाना। फिर है हमारा ग्राम, विलेज, यानी कि विकास की जो प्रक्रिया है उसको गांव की मुख्य धारा में एकत्रित करना। फिर है अभिशासन, गवर्नेंस, यानी कि आउटकम आधारित और पारदर्शी शासन, मतलब कि हर चीज़ जो भी काम हो रहा है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगा और उसका जो आउटकम होगा वो भी बिल्कुल पारदर्शी होगा, कोई उसमें चीज़ें मिसिंग नहीं होंगी और भ्रष्टाचार नहीं होगा। फिर बात करते हैं हम समावेश की, तो यहाँ पे SC ST OBC अल्पसंख्यक इन सबको भी साथ लेकर चलना है और समावेशिता में हर एक वर्ग का, मतलब कि गरीब जो हमारी
हर एक लेवल, मतलब मध्यम वर्गीय, फिर उससे जो नीचे है और फिर उससे ऊपर है, यानी कि हर एक वर्ग का जो है समावेश इसमें होना ज़रूरी है। जन भागीदारी की बात करें तो इसमें नागरिकों का, क्योंकि ये जनता के लिए ही बन रही है तो नागरिकों द्वारा ही संचालित होगी। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो पर्यावरण का सम्मान और हमारे जो प्राचीन आदर्श हैं उनका भी इसमें पालन करते हुए साथ चलना है। प्रभावी शासन के 7 स्तंभ, ठीक है, पिलर्स ऑफ गवर्नेंस। तो सुशासन के जो 7 पिलर्स हैं यहाँ पे हैं जन समर्थक, ठीक है, तो समाज और व्यक्ति दोनों की आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। प्रोएक्टिविटी, जिसमें नागरिकों की ज़रूरतों का पूर्वानुमान लगाकर कार्य किया जाता है कि किस क्षेत्र में नागरिकों की क्या आवश्यकताएं हैं और उसी के हिसाब से हमारी क्या बनती है, पॉलिसीज़ बनती हैं। फिर पार्टिसिपेशन की बात करें तो यहाँ पर आम जनता की सीधी भागीदारी है। सशक्तिकरण, अगर हम देखें तो विशेषकर यहाँ पे महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की गई है। समावेश में हमने ऊपर देखा था कि हर जाति, पंथ, लिंग के भेदभाव के बिना यहाँ पे सभी का समावेश होने की बात की गई है। युवाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, इक्वेलिटी की यहाँ पे बात की गई है। और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, यानी कि सरकार को दृश्यमान और उत्तरदायी बनाना, यानी कि कोई भी पॉलिसी है तो उसके लिए, हर चीज़ के लिए सरकार हमारी उत्तरदायी होगी। इसके बाद हम बात करें नीति आयोग की संगठनात्मक संरचना क्या है, ठीक है। तो संगठनात्मक संरचना अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो इसके मेंबर्स हैं, नीति आयोग के जो मेंबर्स हैं वो कौन होंगे। आपको पता है कि जो अध्यक्ष हैं वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष होंगे। तो अभी जो प्रेजेंट जो नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं वो हैं आपकी डॉक्टर सुमन बेरी जी। तो यहाँ पे जो अंशकालिक सदस्य हैं उसमें हम 2 मेंबर्स देखते हैं। अंशकालिक सदस्य में 2 मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो, मतलब यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल से 4 सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त स्पेशल इनवाइट्स भी होते हैं, जैसे कि विशेष आमंत्रित, यानी कि इसमें हम उनको रखते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कि अगर हमें मेडिकल चिकित्सक रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी है तो उसका एक विशेषज्ञ हमें वहाँ पे आमंत्रित करना पड़ेगा। अगर हमें शिक्षा से रिलेटेड बनानी है तो एक अच्छा शिक्षक हमें वहाँ पे जो उस फील्ड से उसका जो विशेषज्ञ है उसको वहाँ पे आमंत्रित करना पड़ेगा। तो विशेष आमंत्रित में ये लोग आ जाते हैं। फिर है संचालन परिषद। संचालन परिषद में हर एक राज्य का मुख्यमंत्री होना अनिवार्य है और उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल होना। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदें, यहाँ पर इनके सदस्य भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेयरपर्सन कौन है, भारत के प्रधानमंत्री, उसके अतिरिक्त हमारे उपाध्यक्ष हैं और ये सब जो हैं उपाध्यक्ष हो गए। और एक CEO भी होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। और जो ये CEO होते हैं ना, ये हमारे जो वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं या फिर IAS अधिकारी से ऊपर जो प्रमोट हो जाते हैं उन लोगों को यहाँ पे नियुक्त किया जाता है CEO के पद के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो परिवर्तन के 2 मुख्य इंजन हैं, जिसमें हम टीम इंडिया हब और ज्ञान और नवोन्मेष हब, इन 2 की बात करेंगे। टीम इंडिया हब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे केंद्र सरकार केंद्र और राज्यों के बीच इंटरफेस का काम करता है, राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है और राष्ट्रीय नीतियों में उनकी आवाज़ को शामिल करता है। ज्ञान और नवोन्मेष हब, यहाँ पे अगर हम ज्ञान और नवोन्मेष हब की बात करें तो यह नीति आयोग के थिंक टैंक की क्षमता का निर्माण करता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो विचार विमर्श किया जाता है आपस में, उसके बाद मतलब थिंक टैंक की तरह ये काम करता है। सारे लोगों की भागीदारी, जितने हमने ऊपर देखे थे, ये जो हमने ऊपर अभी देखे थे, इन सब की भागीदारी से जो पॉलिसीज़ बनती है उस पर यहाँ पे काम होता है। और ज्ञान और नॉलेज एंड इनोवेशन हब में 12 से 14 वर्टिकल्स हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा डेटा अनुसंधान और तकनीकी सलाह प्रदान करते हैं, ठीक है। ये एडवाइजरी की तरह वर्क करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसकी जो कार्य प्रणाली है, एग्जीक्यूशन है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करता है ना ये, तो इसमें 3 तरह से काम करता है। इसकी जो कार्य प्रणाली है नीति आयोग की, ये 3 टाइप की है। 3 टाइप में हमारी, एक तो हमारी कंसल्टेंसी विंग है,
ठीक है, दूसरी हमारी रिसर्च विंग है और तीसरी हमारी टीम इंडिया विंग है। तो कंसल्टेंसी विंग जो हमारी है उसमें क्या होता है, इसमें जो प्राथमिकता मुद्दे, मतलब जहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जो प्राथमिक मुद्दे हमें सामने दिख रहे हैं, उन पर जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच रणनीतिक और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करती है। मतलब एक इनमें ये क्या होती है, विचार विमर्श होते हैं उस मुद्दे को लेकर, और फिर उस मुद्दे पर विचार विमर्श होने के बाद कंसल्टेंट, उस विशेषज्ञ, उस जिस मुद्दे की बात हो रही है उस मुद्दे से रिलेटेड विशेषज्ञ की सलाह लेके केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो है एक रणनीतिक और तकनीकी रूप से जो है एडवाइस ली जाती है। उसके बाद है रिसर्च विंग। रिसर्च विंग की अगर हम बात देखें तो शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों का समूह होता है इसमें, जो कि उस स्पेशल मुद्दे, जिस मुद्दे पर जो है नीति बनानी है उसके विशेष में क्या करता है, रिसर्च करता है और नीति निर्माण के लिए डेटा प्रदान करता है। ठीक है, रिसर्च में डेटा ही तो प्रदान करते हैं, तो डेटा प्रदान करता है। फिर है टीम इंडिया विंग। तो टीम इंडिया विंग में क्या होता है कि हर केंद्रीय मंत्रालय और राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच स्थायी संवाद मंच होता है। अंतर्विभागीय और अंतर क्षेत्रीय विवादों के समाधान के लिए ये लोग मंच साझा करते हैं। ठीक है, फिर है नियोजन का नया एजेंडा, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति हुई और फिर ये नीति आयोग की जो है स्टार्टिंग हुई, जिसमें हमारा 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय जो है विज़न तैयार किया गया। 3 वर्षीय जो एक्शन प्लान है इसमें नीतियों को ज़मीनी कार्रवाई में बदलने का अल्पकालिक जो है स्वरूप प्रदान किया गया। इसके बाद 3 के बाद होता है 7 वर्षीय का। 7 वर्ष में क्या होता है कि 15 वर्षीय विज़न को लागू करने की योग्य नीतियों में बदलाव की जो एक अवधि होती है उसके लिए यहाँ पे रणनीति, मतलब कि हम लॉन्ग टर्म नहीं जा रहे हैं। हम जैसे पंचवर्षीय योजना में 5 साल के लिए पूरा हम क्या करते थे, पैक कर देते थे, एक नीति बनाते थे जो कि 5 साल के लिए, हम सिर्फ जो आउटकम है वो हम 5 साल बाद ही देखते थे। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3, 7 और 15 वर्षीय, ठीक है, 15 वर्षीय बहुत लॉन्ग हो जाता था, तो लॉन्ग 15 वर्ष में हम SDGs लक्ष्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई ये चीज़ें देखेंगे। बट हम 15 वर्ष तक ऐसा नहीं है कि नीति बना के छोड़ देंगे और सीधे 15 वर्ष बाद ही चेक करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक 3 साल, एक 7 साल और एक 15 साल। तो 15 साल से पहले भी 7 वर्ष में भी हम जो है उसके आउटकम्स देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो चीज़ हमने उद्देश्य जो रखे हैं, जो एम्स हमारे हैं वो हो भी रहे हैं पूरे या नहीं हो रहे। ठीक है, और 3 वर्षीय जो एक छोटे ज़मीनी स्तर पे स्टार्ट करना। इसके बाद हम देखते हैं डेटा संचालित सुशासन में प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट, यानी कि नीति आयोग कौन कौन से सूचकांक और रिपोर्ट्स जारी करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि SDG इंडिया इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों की क्या प्रगति है। SDGs गोल आपने देखे होंगे जो कि हमारे 17 SDG गोल हैं, तो वो 17 SDG गोल हर एक राज्य की उन गोल्स में क्या परफॉर्मेंस हो रही है। ठीक है, तो ये इस चीज़ के लिए SDG इंडिया इंडेक्स जो है नीति आयोग जारी करता है। फिर समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, यानी कि जल संरक्षण और कुशल प्रबंधन का मूल्यांकन जो है ये करता है। इसके बाद है हेल्थ इंडेक्स, स्वास्थ्य सूचकांक, ये स्वास्थ्य सूचकांक की भी जारी करता है। इनोवेशन इंडेक्स भी ये जारी करता है, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम का मापन ये करता है। इसके बाद है सुशासन सूचकांक, यानी कि शासन पारदर्शिता के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी भी ये सूचकांक जारी करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नए भारत के निर्माण की प्रमुख पहलें क्या क्या हैं। ठीक है, क्या क्या पहल कर रहे हैं यहाँ पे इस नीति आयोग के द्वारा। हम जो है अटल इनोवेशन मिशन, यहाँ पे नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को हम बढ़ावा देंगे। फिर है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में भारत के सबसे पिछड़े जो 112 के सामाजिक और आर्थिक संकेतकों में हम सुधार करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त व्यापार करने में आसानी हो ऐसी विनियामक पर्यावरण को सरल बनाना। ठीक है, और जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनका डिजिटलीकरण करना।
ठीक है, हर एक क्षेत्र में डिजिटलाइज करना, हर एक ऑफिस में डिजिटलाइज करना, पुरानी व्यवस्थाओं से अब हम नव भारत की ओर जो है विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर हम देखें तो वैचारिक और ढांचागत अगर हम तुलना करें योजना आयोग की और नीति आयोग से, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो योजना आयोग की प्रकृति थी, ये संवैधानिक निकाय जैसा दर्जा इसको प्राप्त, संवैधानिक था नहीं बट संवैधानिक निकाय जैसा दर्जा इसको प्राप्त था, यानी कि ये क्या करता था, नीतियाँ बनाता था और हर एक राज्य के लिए आवंटित कर देता था। बट नीति आयोग में यहाँ पे क्या है कि यह विशुद्ध रूप से एक सलाहकार थिंक टैंक है, यानी कि राज्य और केंद्र क्या करेंगे, आपस में सलाह करने के बाद ही किसी नीति पर बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दृष्टिकोण कैसा था। तो योजना आयोग का जो दृष्टिकोण था वो टॉप से बॉटम की तरफ था, यानी कि केंद्र से राज्यों की तरफ। बट नीति आयोग में हमारा क्या है, बॉटम टू अप। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वित्तीय शक्ति। तो यहाँ पे योजना आयोग जो है मंत्रालयों और राज्यों को धन आवंटित करने की शक्ति जो है योजना आयोग के पास थी। बट नीति आयोग में कोई वित्तीय शक्ति नहीं है, यह अब वित्त मंत्रालय के पास है। ठीक है, यहाँ पे योजना आयोग के पास ही सब, अब ऑब्वियसली योजना आयोग है बना है और संवैधानिक भी नहीं है, तो यहाँ पे अगर यही धन का आवंटन करेगा तो सोचो किस लेवल पे भ्रष्टाचार होगा, है ना। तो यहाँ पे बट नीति आयोग में क्या है कि वित्तीय शक्ति नीति आयोग के पास नहीं है, ये हमारी फिनेंस मिनिस्टर के पास है। राज्यों की भूमिका देखें अगर हम, तो यहाँ पे जो योजना आयोग था यहाँ पे बहुत कम स्तर पे जो है राज्यों की भागीदारी रहती थी। बट नीति आयोग में जो है एक जो सदस्य हैं वो ऑलरेडी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है समान भागीदारी हमें राज्यों की देखने के लिए मिलती है। तो अब हम अगर निष्कर्ष की बात करें तो नीति आयोग केवल योजना आयोग का नया नाम नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा इसमें चेंज है। ये भारतीय प्रशासन में शक्तियों के पुनर्वितरण का सबसे बड़ा कदम है और नई व्यवस्था ने इसे विकेंद्रीकृत कर दिया है। ठीक है, जैसे कि द पावर ऑफ प्लानिंग जो है इसमें स्ट्रेटेजिक एंड थिंकिंग होगी। ठीक है, रणनीति और विचार किया जाएगा। धन का आवंटन वित्त मंत्रालय के पास होगा और एग्जीक्यूशन जो है ये हमारा करेगा नीति आयोग। ठीक है, एग्जीक्यूशन में हमारी राज्य सरकारें आ जाएंगी और केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे। ठीक है, तो जो नीति आयोग है वो एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो राज्यों के साथ मिलकर अपना एक नया विज़न बनाता है। तो नीति आयोग में बेसिकली इतना कुछ है जानने के लिए कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है, कितने इसके सिद्धांत हैं और क्या इसकी कार्यप्रणाली है और सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्यों को जो है नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, अधिकतर सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष ही करते हैं, अध्यक्ष होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्या क्या इसके मार्गदर्शक सिद्धांत हैं और ये किस प्रकार से योजना आयोग से भिन्न है, किस प्रकार से यह योजना आयोग से जो है अलग है। तो ये चीज़ें इसमें मेनली जानने की होती हैं। बट जो वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें तो यही आता है, नीति आयोग के सिद्धांत पूछ लेगा या फिर उसकी जो है किसके स्थान पर आया और कब आया, घोषणा कब की गई, लागू कब किया गया और कैसी इसकी अप्रोच है, बॉटम अप टू अप अप्रोच है और 7 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, ये याद रख लेने आपको। अंत्योदय, ग्राम, अभिशासन, समावेश, जन सहभागिता और सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, प्रभावी स्तंभ जिसमें जनता है, प्रोएक्टिविटी है, पार्टिसिपेशन है, एम्पावरमेंट है, इंक्लूजन ऑफ ऑल है, इक्वालिटी है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी है। तो ये चीज़ें आपको सब देख लेनी है। ये 3 स्लाइड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नीति आयोग कुल मिलाकर इतना ही है, आगे हम कोई नया टॉपिक देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक।